हेलो एंड नमस्कार। हमेशा की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। तो आज हम भारतीय राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाउंडेशनल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, भारत का संविधान भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल हैं। इसका शीर्षक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और सर, ये विषय न केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि हमारे देश की संरचना असल में है कैसी। बिल्कुल, हम अक्सर एक वाक्य सुनते हैं, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। आज की क्लास के अंत तक मुझे उम्मीद है कि इसका मतलब पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। हम दिए गए पीडीएफ नोट्स को लाइन बाय लाइन, शब्द दर शब्द समझेंगे। तो चलिए अनुच्छेद 1 से शुरू करते हैं। यह कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। सर, मेरा पहला सवाल यहीं पर है, यहाँ इंडिया और भारत इन दोनों नामों का इस्तेमाल क्यों किया गया है? कोई एक नाम क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई थी। कुछ सदस्य चाहते थे कि सिर्फ पारंपरिक नाम भारत ही रहे, वहीं कुछ का मानना था कि इंडिया एक आधुनिक नाम है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का समझौता था? हाँ, कह सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने इतिहास और आधुनिकता के बीच एक संतुलन बनाने के लिए दोनों नामों को अपना लिया। भारत हमारी हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और इंडिया हमारी आधुनिक राजनीतिक पहचान को दिखाता है। समझ गई। अब इसी लाइन में एक और महत्वपूर्ण शब्द है, यूनियन यानी संघ। हमने फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जैसे कि यूएसए में होता है? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसे डॉक्टर अंबेडकर के तर्क से समझते हैं। उन्होंने साफ कहा था कि यूएसए का जो फेडरेशन है वो राज्यों के बीच एक समझौते, एक एग्रीमेंट का परिणाम है। मतलब वो पहले अलग अलग थे, फिर साथ आए। बिल्कुल। इसे चॉकलेट के उदाहरण से समझें जो हमारे नोट्स में है। जैसे दो अलग अलग चॉकलेट के टुकड़े एक समझौते से जुड़ते हैं, लेकिन भारत एक यूनियन है, यह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यह तो पहले से ही एक पूरी चॉकलेट बार की तरह है, जिसके टुकड़े पहले से जुड़े हुए हैं। हमने तो बस प्रशासनिक सुविधा के लिए उन पर लाइनें खींच दी हैं। तो सर, क्या इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार है ही नहीं? बिल्कुल सही, यही इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष है। राज्य अलग नहीं हो सकते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का संघ अविनाशी है, इंडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 का खंड 3 ये बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या शामिल है। इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरीज। और तीसरा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जाएं, अक्वायर्ड टेरिटरीज। यहाँ यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। जी, यूनियन ऑफ इंडिया में केवल राज्य आते हैं, सिर्फ स्टेट्स, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया एक ज्यादा व्यापक, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र सब कुछ शामिल है। अच्छा, तो टेरिटरी एक बड़ा गोला है और यूनियन उसके अंदर का एक हिस्सा है। एकदम सही। अब सवाल उठता है कि ये जो अर्जित क्षेत्र हैं, मतलब अगर कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल करना हो तो वो कैसे होगा? यहीं पर अनुच्छेद 2 आता है। ये संसद को शक्ति देता है कि वो भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करे या उनकी स्थापना करे। और ये उन क्षेत्रों के बारे में है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है, सही कहा ना? मतलब विदेशी क्षेत्र। बिल्कुल, आउटसाइड टू इन, बाहर से अंदर। इसमें भी 2 बातें हैं। एक है प्रवेश यानी एडमिशन, ये उन राज्यों के लिए है जो पहले से मौजूद है। जी। और दूसरा है स्थापना यानी एस्टैब्लिशमेंट, ये उन क्षेत्रों के लिए है जो पहले अस्तित्व में नहीं थे। और ये करने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है? हाँ, केवल संसद के पास। और संसद विधि द्वारा यानी कानून बनाकर शर्तें भी तय कर सकती है। इसको समझने के लिए सिक्किम का उदाहरण सबसे अच्छा है। जी। 1947 तक सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य था, एक प्रोटेक्टोरेट, मतलब उसके रक्षा और विदेश मामले भारत देखता था। फिर 1974 में 35th संशोधन से उसे एक सहयुक्त राज्य, एसोसिएट स्टेट बनाया गया। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 2A भी जोड़ा गया था। लेकिन वो व्यवस्था ज्यादा चली नहीं, शायद। नहीं चली। 1 साल बाद ही 1975 में 36th संशोधन के द्वारा उसे भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया गया और वो जो अनुच्छेद 2A था उसे निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये अनुच्छेद 2 का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल हुआ। हाँ, अब आते हैं अनुच्छेद 3 पर। ये बहुत दिलचस्प है। जहां अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों के लिए था, वहीं अनुच्छेद 3 भारत के मौजूदा राज्यों के आंतरिक समायोजन मतलब इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। देश के अंदर ही नक्शा बदलना।
बिल्कुल, ये संसद को इतनी शक्ति देता है कि इसे हम एक्रोनिम फिदा से याद रख सकते हैं। एफ से फॉर्म न्यू स्टेट, यानी नए राज्य का निर्माण करना। आई से इंक्रीज एरिया, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना। डी से डिक्रीज एरिया, किसी राज्य का क्षेत्र घटाना। और ए से ऑल्टर बाउंड्री और नेम, किसी राज्य की सीमा या नाम बदलना। मतलब लगभग सब कुछ। इसका सबसे ताजा उदाहरण तो तेलंगाना का निर्माण है। हाँ, आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना राज्य का निर्माण करना। सर, पर क्या संसद ये सब अपनी मर्जी से कर सकती है? क्या इसकी कोई प्रक्रिया है, राज्य से पूछा जाता है या नहीं? बहुत जरूरी सवाल। हाँ। इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा पैच है। प्रक्रिया के दो मुख्य चरण हैं। पहला, ऐसा कोई भी विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही पेश किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरा, सिफारिश देने से पहले राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को उसका विचार जानने के लिए भेजते हैं। अच्छा, तो राज्य से पूछा तो जाता है? हाँ, पूछा जाता है और उसके लिए एक समय सीमा भी तय की जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य विधानमंडल की सलाह संसद पर बाध्यकारी नहीं है। इट इज नॉट बाइंडिंग। क्या मतलब? मतलब अगर राज्य मना कर दे तब भी संसद आगे बढ़ सकती है? हाँ, संसद राज्य के विचारों को मानने या ना मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। और अंत में यह विधेयक संसद में विशेष बहुमत से नहीं, बल्कि साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से पारित किया जाता है। ओह, तो मतलब राज्यों का अपने अस्तित्व पर कोई नियंत्रण नहीं है? सही पकड़ा। और इसी प्रक्रिया से यह साबित होता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। संघ तो बना रहेगा, वो अविनाशी है, लेकिन राज्यों की सीमाओं को, उनके अस्तित्व को संसद बदल सकती है, इसलिए वो विनाशी हैं। तो अब ये पूरी तस्वीर साफ हो रही है। अच्छा, एक बार जल्दी से अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर दोहरा लेते हैं। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? विदेशी क्षेत्रों से, जो भारत का हिस्सा नहीं है, आउटसाइड टू इन। और अनुच्छेद 3? वो घरेलू या आंतरिक क्षेत्रों से संबंधित है, मतलब इंटरनल एडजस्टमेंट। बहुत बढ़िया। और दोनों में समानता क्या है? दोनों ही कामों के लिए संसद को सिर्फ एक साधारण कानून बनाने की जरूरत होती है। परफेक्ट। अब आते हैं अनुच्छेद 4 पर। अनुच्छेद 4 एक तरह से सहायक की भूमिका निभाता है, द फैसिलिटेटर। यह साफ साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। सर, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रक्रिया को जानबूझकर आसान रखा गया है। बिल्कुल, ताकि देश की जरूरतों के हिसाब से राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए जटिल संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। और जब भी अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग होता है तो 2 अनुसूचियां प्रभावित होती हैं, पहली और चौथी। एकदम सही। पहली अनुसूची जिसमें राज्यों के नाम है, और चौथी अनुसूची जिसमें राज्यों की राज्यसभा सीटों का आवंटन है। ठीक है। अब एक आखिरी और बहुत अहम सवाल उठता है। हमने ये तो देख लिया कि संसद भारत में किसी क्षेत्र को मिला सकती है या अंदर के नक्शे को बदल सकती है, पर क्या संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 की शक्ति केवल आंतरिक बदलावों के लिए है। अगर भारतीय क्षेत्र किसी विदेशी देश को सौंपना है तो वो अनुच्छेद 3 से नहीं हो सकता। उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत बाकायदा संविधान में संशोधन करना ही होगा। इसका कोई उदाहरण है? हाँ बिल्कुल, 2015 का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके तहत भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता लागू हुआ था। भारत ने अपने 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को सौंपे और बांग्लादेश ने 51 एन्क्लेव भारत को। अच्छा, ये एक साधारण कानून से नहीं, बल्कि ये पूरे संविधान संशोधन से हुआ। अब बिल्कुल साफ हो गया। चलिए अब कुछ मेमोरी ट्रिक्स देखते हैं ताकि ये अनुच्छेद हमेशा याद रहें, क्लासरूम स्टाइल में। जी सर। अनुच्छेद 1, 2 और 3 के लिए एक शब्द याद रखिए, SNM, सनम। सनम? हाँ, S से संघ का नाम और क्षेत्र यानी अनुच्छेद 1, N से नए राज्य जो बाहर से आए यानी अनुच्छेद 2, और M से मौजूदा राज्य जिनका आंतरिक बदलाव हो यानी अनुच्छेद 3। SNM, संघ, नए, मौजूदा, ये तो आसान है। और अनुच्छेद 4 के लिए एक फनी लाइन है, सनम ने नस काट ली। यहाँ NS का मतलब है नेम्स एंड सीट्स, यानी पहली और चौथी अनुसूची में बदलाव। अच्छा, ये तो कभी नहीं भूलेगा। इसी तरह अनुसूचियों के लिए टीयर्स ऑफ ओल्ड PM में T से टेरिटरी और R से राज्यसभा सीट्स, और भागों के लिए यू कैन फ्लाई, U से यूनियन एंड टेरिटरी, C से सिटीजनशिप, F से फंडामेंटल राइट्स।
ये सब बाद में काम आएगा। जी। तो आज की क्लास का निष्कर्ष क्या है? अगर हम सब कुछ समेटें, पहली बात, भारत एक संघ है। इंडिया इज ए यूनियन। किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा, संसद सर्वोच्च है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। उसके पास भारत का राजनीतिक मानचित्र बदलने की पूरी शक्ति है। और तीसरा, ये बदलाव बहुत लचीले तरीके से, मतलब साधारण बहुमत जैसे आसान तरीके से संभव है। अंत में इस उदाहरण के साथ क्लास समाप्त करते हैं। भारत का मानचित्र स्थिर नहीं है, यह संसद की इच्छा से आकार लेने वाली एक जीवंत इकाई है। मतलब हमारा देश एक पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक विकसित होता हुआ एक लिविंग ब्रीदिंग नेशन है। बिल्कुल। तो इसका अच्छे से रिवीजन करें। अगली क्लास में मिलेंगे